ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए भाई, तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, ठीक है। कैपेसिटर वाले क्वेश्चन पे, टॉपिक पे, पैरेलल प्लेट, उस पर हमने डायरेक्ट्रिक्स पे भी बात किया था। तो ये सारा टॉपिक हो चुका है, तो ठीक है। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन उस पे कैपेसिटर पे देख लेते हैं, जो कि हमारे बोर्ड में भी आए हुए हैं और बेसिक क्वेश्चंस हैं। उन सबको करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे का एक हमारे पास जनरेटर वाला है, वो टॉपिक खत्म करने के बाद ये चैप्टर आपका फिनिश होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखिए जरा, जो लास्ट टॉपिक हुआ था उस पर बेस एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि एक्चुअली में देखो, क्वेश्चन ये था कि आपके पास एक पैरेलल प्लेट है, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच में एक फील्ड अप्लाई किया गया है, ठीक। उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। क्या किया जाता है कि एक मेटल की प्लेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके इंसर्शन से जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का छोड़ो, उसके इंसर्शन से हमें वोल्टेज पे क्या चेंज आएगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे है, एक्चुअली में क्वेश्चन था आपके पास, एक जो है पैरेलल प्लेट है जिसमें आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा समझो। एक यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, बस सीधा क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व करूँगा, बस बोल दे रहा हूँ ऐसे ओरली। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलॉम का, ठीक है। इनके बीच में जो है सेपरेशन है दोनों प्लेट के बीच में, दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो D है, D आपको ले लो 5 सेंटीमीटर ना। चलिए भाई, तो हमें फाइंड करना है कि इनके क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना होगा, पहले जब तक हम इसमें कोई जो है मेटेलिक प्लेट इंसर्ट नहीं किए हैं तब तक। अब अगर मैं इसमें कोई मेटेलिक प्लेट इंसर्ट करूं, सपोज करो कि अभी अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा तो मेरे पास V0 क्या आएगा, एयर के थ्रू ये आ जाएगा, आपको पता है भाई E × D होता है, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, E आपके पास क्या है 3 × 10⁴, D आपके पास है 5 सेंटीमीटर मतलब 0.05, तो ये आपके पास आ जाएगा, 2 पॉइंट कटेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये 5 × 15 × 10⁻², ठीक है, या ये बोलो 1500 वोल्ट, ठीक है, ये मिलेगा। अब देखो जरा, अगर मैं इसके बीच में, ठीक है, किसी T थिकनेस का एक मेटल प्लेट है उसको इंसर्ट कर रहा हूं, मान लो कि वो जो मेटल प्लेट है दैट इज 1 सेंटीमीटर ना। सपोज करो कि ये जो मेटल प्लेट है, अब मेरे पास यही केस था, यहां पे मैंने E अप्लाई किया 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलॉम, ठीक है भाई। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक मेटल प्लेट को ऐड कर रहा हूं, ये डिस्टेंस आपके पास वापस से वही है 5 सेंटीमीटर। अब मैं यहां पे एक, सपोज करो ये मेटल प्लेट है, इसका थिकनेस हमारे पास है T 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये आपके पास मेटल प्लेट है, ठीक। अब आपको पता होना चाहिए कि जब हमने मेटल प्लेट को ऐड किया तो यहाँ पे जो मेटल प्लेट है उसकी वजह से क्या हो रहा भाई, क्योंकि मेटल प्लेट में हमारे पास भाई जो फील्ड होता है दैट इज 0। आपको पता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले कि जो मेटल प्लेट है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। तो यहाँ पे जब इसके पास फील्ड 0 है तो बचा इन सब फील्ड क्षेत्र में, ठीक है। एरिया कितना बचा आपके पास, 5 - 1 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर में E फैला। अब आपके पास जो आएगा V डैश दैट इज E इंटू या E0 इंटू क्या हो जाएगा D - T कितना, और प्लस E इंटू ये क्या हो जाएगा T, ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0, क्योंकि इस T
थिकनेस के बीच में चूंकि मेटल है, यहाँ पे फील्ड की वैल्यू 0 होगी, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास, ये चीज, ये आएगा 3 × 10⁴, और यहाँ पे d 5 t 1, तो आएगा यहाँ पे 4 × 10⁻²। ठीक है, ये 2 यहाँ कटेगा, ये आ जाएगा 12 × 10⁻², मतलब कि 1200 वोल्ट। ठीक, ये कटा 1200 वोल्ट आ गया। अब एक तीसरा केस है कि अगर मैं मेटल प्लेट की जगह, ठीक है, एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट को प्लेस कर रहा हूं जिसका कांस्टेंट के है, विड्थ 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब तीसरा केस है, यहां पे मान लो कि आपके पास यही मेटल प्लेट है। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक, डी आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 1 सेंटीमीटर विड्थ का ये है, टी इसका है 1 सेंटीमीटर विड्थ, और इसमें जो कांस्टेंट के है दैट इज क्या, 2। अब इनके बीच में पोटेंशियल निकालना है। अब पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई, अब पोटेंशियल वैल्यू आपकी बदल जाएगी, V हो जाएगा E0 इंटू D माइनस टी प्लस E इंटू टी। यहाँ पे E क्या हो जाएगा, E0 बाई के, ये वाला टर्म हम लोग देख चुके हैं भाई, E0 इंटू डी माइनस टी प्लस E0 अपॉन एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन आ रहा है, के बोलो, इंटू टी। यहां से E0 को बाहर निकालोगे आप, क्या आ जाएगा भाई, d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा भाई। E0 की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 × 10⁴। ये d कितना है, 5 माइनस टी कितना है, 1, तो ये 4 सेंटीमीटर, 4 × 10⁻² प्लस ये t कितना आ गया है, 1 × 10⁻², 1 सेंटीमीटर है, और t कितना दिया है भाई, k कितना दिया है, 2। ये कटाऊंगा यहाँ पे 0.5 आएगा, एक पॉइंट मैं इसको दे दूंगा, तो ये एक्चुअली 0.5 ये आपको ये कितना का 4.5, ये आपका आ जाएगा 3 × 10⁴ इंटू 4 और आधा 4.5 × 10⁻²। ये कटा यहाँ पे 10⁻² आएगा, तो ये 4.5 4 12 13 13.5 आ जाएगा यहाँ पे, 13.3 × 10⁻²। ठीक है, तो ये आपका दिख रहा है, आई होप ये आंसर आपका आ जाएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो ये V" हो जाएगा आपका 1350 वोल्ट। ठीक है भाई, ये आएगा। ये तीनों केस है, नोट कर लो भाई से। ठीक है, नोट कर लो इसे। हो गया, चलो भाई एक दूसरा क्वेश्चन लिखो जरा इस टाइप का ही। ठीक है, ये इरेज कर दूं मैं, आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं इरेज कर दे रहा हूँ। चलो देखो, एक क्वेश्चन था कि एक डाइलेक्ट्रिक एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हम क्या कर रहे हैं कि उसमें भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या कर रहे हैं कि उसमें हम एक
डायरेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस किए। जब डायरेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। कैपेसिटी बढ़ा, पहले उस ऐसा समझो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, मैंने उसको चार्ज किया, कुछ चार्ज स्टोर हुआ, बैटरी को हटा दिया, कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर दिया। अब क्या कर रहा हूँ कि मैं उसमें जो है एक डायरेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस किया। अब जब डायरेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करूँगा तो उसकी कैपेसिटी जो है बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी, वोल्टेज घटेगा। ठीक है, वोल्टेज घटेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि फिर उसके जो उसका कैपेसिटी घटी, सही बात है, सॉरी कैपेसिटी बढ़ी ना, चार्ज घटा, कैपेसिटी बढ़ी, कैपेसिटी बढ़ी तो उसमें जो है वोल्टेज उसका घटा। अब वोल्टेज घटा है तो जो वोल्टेज घटा है उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बीच में जो सेपरेशन है मैं उस सेपरेशन को और बढ़ा दे रहा हूँ। मान लो मैंने उस सेपरेशन को कुछ बढ़ाया, दोनों प्लेट के पैरेलल प्लेट जो था उस प्लेट को मैंने और बढ़ाया, थोड़ा सा बढ़ाया, तो इतना सफिशेंट में बढ़ा दिया जिससे कि जो हमारे पास पुराना वोल्टेज था अब वो नया वोल्टेज बराबर हो गया। ठीक है, तो वो कितना सेपरेशन हमें करना है वही हमें बेसिकली सॉरी सेपरेशन नहीं, हमें उस डायलेक्ट्रिक स्लैब का कांस्टेंट निकालना है। ठीक, चलिए इसमें जो है आपका देखो क्वेश्चन लिख लो उसमें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड बैटरी डिस्कनेक्टेड। ठीक है, एंड बैटरी डिस्कनेक्टेड। नाउ a slab of thickness 3 mm is insert between them so that voltage decreases। ठीक है, स्लैब था उसके बीच में चार्ज किया गया 3 सेंटीमीटर, उसमें थिकनेस का जो है स्लैब डाला गया। अब क्या किया जा रहा है कि उसकी में वोल्टेज ड्रॉप होगी। अब वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो अब हम क्या कर रहे हैं, उस स्लैब उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को मैं 2.4 mm से इंक्रीज करा दे रहा हूं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट increase by 2.4 mm, find the dielectric constant of slab। ठीक है भाई, ये है टोटल कहानी ना। क्या बोला गया है कि क्वेश्चन को पढ़ लो भाई। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पहले हम क्या किए भाई, इसका डिस्टेंस डी था,
ठीक है, मैं इसको क्या किया, क्यू चार्ज दिया, तो इसके पास v की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, v नॉट, इसका कैपेसिटेंस c है, तो ये क्या हो जाएगा q बाई सी। ठीक है, ये हुआ। या ये बोलो, इसमें हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें हमारे पास इसकी वजह से ई नॉट है, तो ये ई नॉट इंटू डी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ये बना। अब क्या कर रहे हैं कि इसमें मैं एक स्लैब को एंटर करा रहा हूं। अब अगर मैं इसमें एक स्लैब को एंटर कराऊंगा तो क्या होगा कि भाई इसके क्रॉस जो थिकनेस होगा, आप खुद सोचो, जो अगर इसमें जो मैं स्लैब को एंटर करा रहा हूँ 3 mm का स्लैब है, उसको मैं एंटर करा रहा हूँ। ठीक, तो इसका पोटेंशियल घटेगा। मान लो कि मैंने इसमें 3 mm का ये स्लैब इंसर्ट किया, इसका कांस्टेंट k है और ये थिकनेस कितना है, t बराबर 3 mm। अब इसके बीच में जो पोटेंशियल होगा दैट इज क्या हो जाएगा, पोटेंशियल v इक्वल टू बाई चेंज होगा। अब वो v क्या हो जाएगा आपके पास, ई नॉट, या ये बोलो इसके पास जो टोटल कैपेसिटी वो होगा चार्ज, वो तो कांस्टेंट हो गया, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी, और ये ई क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई के, तो ई इंटू डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाई के इंटू टी। ठीक है, ये वोल्टेज इतना चेंज हुआ ना। अब हो क्या रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं क्या कर रहा हूं कि इस पर, अब चूंकि ये वोल्टेज V नॉट है, ये V है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इस दोनों पैरेलल प्लेट को कितना जो है डिस्प्लेस करें, और जिससे कि ये वोल्टेज और जो वो वोल्टेज आएगा वो कांस्टेंट हो जाए, वो दोनों सेम हो जाए। तो क्या करोगे आप, मान लो वो वोल्टेज आपके पास V डैश है, V डैश आया है, तो मैंने इसमें D में D डैश चेंज किया, तो ये क्या आ जाएगा, E इक्वल टू आपके पास ई नॉट इंटू डी प्लस डी डैश माइनस टी प्लस ये क्या हो जाएगा, E इंटू टी, एज इट इज वही है वो। तो ये फर्दर E नॉट इंटू डी प्लस डी डैश और ये माइनस टी प्लस ये E नॉट बाई के इंटू टी, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, चलो भाई, अब आपको क्वेश्चन में कंडीशन को क्या बोला है कि V सिंस V नॉट इक्वल टू V डैश, ये V नॉट और ये V डैश दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो क्या करोगे भाई, इन दोनों को इक्वेट कर दो, ये E नॉट D इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास, ये चीज इक्वल करो, ये E नॉट D प्लस D डैश माइनस टी इंटू ई नॉट टी बाई के, यहां से ये ई नॉट, ये ई नॉट कैंसिल आउट। ठीक, यहां क्या बचेगा, डी इक्वल टू डी प्लस डी डैश माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये डी कैंसिल, यहां क्या बचा भाई, 0 इक्वल टू डी डैश माइनस टी प्लस टी अपॉन के। हमें क्या चाहिए, डी डैश चाहिए था, तो डी डैश क्या हो जाएगा, टी माइनस टी अपॉन के। ठीक है, तो ये डी डैश की वैल्यू उठा, ये टी और के की वैल्यू उठा के रख दो। अब आप यहां मैं लिख दूं तो डी डैश क्या हो जाएगा आपके पास, टी कितना था, 3 mm, आप यहां से चाहो तो टी कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 अपॉन के हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 अपॉन के की वैल्यू कितनी है भाई, के हमारे पास कितना था, के ही तो फाइंड करना था। ठीक है, ये हमने, ये सुनो, एक्चुअली मुझे के के लिए सॉल्व करना है, मुझे डी डैश तो दिया है, डी डैश की वैल्यू 2.5 2.4 दिया गया है, तो हम यहाँ इसको नहीं लिखेंगे, हम एक्चुअली में के लिए सॉल्व करते हैं ना। इसको के के लिए अगर मैं सॉल्व करूंगा ये क्वेश्चन को, तो ये के हो जाएगा हमारा, इसको मैं इधर ले आऊं, ये हो जाएगा टी अपॉन के इक्वल टू डी डैश माइनस टी ना। तो अब यहाँ से अगर मैं के निकालूंगा तो के क्या हो जाएगा, टी अपॉन डी डैश माइनस टी। ठीक है, तो ये उठा करके वहां रखो,
तो के इक्वल टू हो जाएगा टी की वैल्यू कितनी है 3 mm अपॉन डी डैश 2.4 mm माइनस 3 mm सब कैंसिल आएगा क्या होगी यहाँ पे 3 अपॉन 2.4 माइनस 3 मतलब 3 अपॉन 0.6 ये माइनस करें माइनस करें मतलब नहीं जीरो हो जाएगा यहाँ पे 6.6 तो के की वैल्यू आ जाएगी भाई आपके पास कितनी 5। ठीक है यहाँ निगेटिव साइन है निगेटिव साइन कोई मतलब नहीं भाई ये तो हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा नोट करो इसे। हो गया हो गया भाई क्वेश्चन पूरा बोर्ड भर जा रहा है छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन जो है पूरा पूरा बोर्ड भर जा रहा है। चलो इरेज कर दूं मैं नोट करो भाई फटाफट। चलो भाई इरेज कर दे रहा हूँ मैं आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करिए आप लोग। चलिए भाई एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है ऐसे कि क्या था एनसीईआरटी क्वेश्चन हाँ एक क्वेश्चन से था कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना उस पे क्या हो रहा है कि उसमें इनिशियली उसके पास भाई डी डिस्टेंस है एरिया ए है जो भी देखो ऐसे है क्वेश्चन कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ लिखूंगा नहीं देखो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है देखो भाई क्या है क्वेश्चन एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इनके बीच में इनिशियली डी डिस्टेंस दिया गया है ठीक है एरिया इसका दिया गया है ए ठीक तो इसका इनिशियल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा सी नॉट क्या हो जाएगा भाई अगर यहाँ बीच में एयर फील्ड है कुछ और फील्ड नहीं है तो उसका क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ठीक। अब उन्होंने आगे बोला था कि अगर इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया गया है जिसका एरिया तो यही है थिकनेस जो है इसका 3/4 टाइम्स है ठीक है। अब क्या होगा मान लो कि सब कुछ एरिया ए ही था डिस्टेंस ये डी है ना इसमें ठीक ये डिस्टेंस ये थिकनेस टी इक्वल्स टू 3/4 डी ठीक है इतना और इसका कांस्टेंट के दिया गया है डायरेक्टली कांस्टेंट ठीक इसको इंसर्ट किया गया। अब इंसर्ट जब किया गया इसके बाद ठीक है इस इंसर्शन के बाद इसमें जो कैपेसिटेंस है वो कितने टाइम्स पुराने वाले कैपेसिटेंस के कंपेरिजन कितने टाइम्स इंक्रीज करेगा हम वो वैल्यू निकालनी है ठीक है। चलो भाई करते हैं तो यहां पे आपको पता है कि सी डैश क्या हो जाएगा अगर मैं पूरा पुराना फॉर्मूला ही लगा दूं तो उससे भी नहीं मिल जाएगा सी डैश क्या हो जाएगा आपके पास ये बेसिकली हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन बी माइनस टी प्लस टी अपॉन के ठीक है ये वैल्यू पुट कर दो आंसर मिल जाएगा आपको। हालांकि इससे ये तो डायरेक्ट फार्मूला है चाहो तो आप पूरे कन्वेंशन से कर सकते हो ठीक है तो जैसा आपकी इच्छा कर सकते हो इसी से करो
टी इक्वल टू इतना है, इसको पुट कर दो तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस डी क्या हो जाएगा 3/4 डी प्लस 3/4 डी अपॉन के। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेसिकली ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन d/4 प्लस 3d/4 के। ठीक है, डी को मैं कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी और यहाँ क्या आ जाएगा ये के प्लस एक्चुअली इसको 1/4 प्लस 3/4 के। ठीक है, अब इतने को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये सी नॉट लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास सी नॉट अपॉन 1/4 प्लस 3/4 के। ठीक, ये के इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा एलसीएम में 4 क्या आएगा, तो ये 4 के अपॉन के प्लस 3 इंटू सी नॉट। ठीक है, तो जो सी होगा सी डैश इक्वल्स टू 4k अपॉन के प्लस 3 इंटू सी नॉट। ठीक है, इतना फर्क हो जाएगा। इस फैक्टर से ये चेंज हो जाएगा। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन था, इजी। ये सब तो आप लोग जो है आराम से कर लोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोग पूरा वीडियो देखोगे अच्छे से तो ही ये सारी चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगा ना। चलिए, सॉल्यूशन इसका है, बुक में देखोगे थोड़ा सा दिया है डिटेल में। मैं आपको जो है यहाँ शॉर्टकट तरीके से जो फार्मूला बेस है क्वेश्चन, फार्मूला बेस कर दो भाई। चाहो तो आप पुराने कन्वेंशन मेथड से भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि आंसर नहीं मिलेगा आपको। चलो, इसी टाइप से एक क्वेश्चन था, वो जो पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज में होते थे पहले मोतीलाल में, तो वो पूछा गया था कि उन्होंने बोला था कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हम क्या कर रहे हैं उसमें 2 डाइलेक्ट्रिक हैं, उनका एरिया डायमेंशन सेम है, बस उनको फिल अलग अलग तरीके से करना है। कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। ये हो गया, इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं। जो लोग भाई नहीं लिखे हैं वो वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। देखो भाई, है क्या कि एक क्वेश्चन था कि एक आपके पास ऐसे ये है ना, 2 कैपेसिटेंस हैं, मैं इनमें पहले एक डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट को ले आया, ऐसे फिल किया, दूसरे डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट को लेके आया, ऐसे फिल किया। इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। D इनके बीच का सेपरेशन दोनों सेम है, ये A है, तो जाहिर सी बात है इसका एरिया क्या हो जाएगा A/2, हाफ हाफ ये फील्ड हो जाएगा। ठीक है, इसका मान लो कैपेसिटेंस C1 है। ठीक, अब यही डायरेक्ट्रिक को मैं इस तरीके से फिल कर रहा हूं। एरिया इसका A है तो इसका भी A है, क्योंकि ये D है डिस्टेंस, इसका ये आधा आधा कर दिया, इसमें एरिया A है इसका C2 का कैपेसिटेंस आ गया। ठीक है, आपको यही C1/C2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, क्वेश्चन में दिया क्या था, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनका डायरेक्टली कांस्टेंट इसका K1 है, इसका K2 है। ठीक,
ये दोनों स्लैब जो है ये कंप्लीटली फिल्ड है, इनमें इनके बीच में कोई स्पेस नहीं। आधा स्लैब ऐसे है, आधा स्लैब ऐसे फिल है। ठीक, यहाँ पे आधा स्लैब ऐसे फिल है, आधा स्लैब ऐसे फिल है ना। आपको दोनों को निकालना है कि दोनों का जो है कैपेसिटेंस का रेशियो C1/C2 कैसे करोगे भाई? देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा स्लैब है इसका फिलिंग कैसे है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से चार्ज को फ्लो कराऊँ, ठीक है, ये चार्ज को फ्लो कराऊंगा तो अब देखो चार्ज मेरे पास इन दोनों पार्ट में क्या होगा, डिवाइड होगा ना। तो अगर चार्ज का डिवीजन हो रहा है तो सर्किट कैसा होगा भाई, पैरेलल ना। जबकि यहाँ पे जो चार्ज है ये ऐसे फ्लो किया, अगर चार्ज ऐसे फ्लो किया तो चार्ज इसमें पहले जाएगा इस वाले स्लैब में, उसके बाद इसमें जाएगा। ठीक, मतलब ये सर्किट कैसा हुआ, ये सर्किट आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, ये ध्यान दीजिएगा ना। तो अगर मैं बात करूं इसके C1 की, तो यहाँ पे आपके पास टोटल C कितना हो जाएगा, CT1 इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग इसका जो है कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास एप्सिलॉन नॉट ए, ये एरिया A/2 हो गया यहाँ K1, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ए डैश मतलब A/2 K1 अपॉन D, इनके बीच का सेपरेशन D है। और डायरेक्टली हम इस वाले को भी क्या कर चुके, ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल हम लोग डायरेक्टली ऐड करते हैं, तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू K2 अपॉन D। ठीक, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करोगे तो एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D, यहाँ पे K1 प्लस K2, ये हो जाएगा CT1, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, ये हुआ। अब अगर मैं बात करूं CT2 की, यहां पे कैसे होगा भाई, C टोटल ऑफ 2, ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो पैरेलली कनेक्टेड है, अगर मैं इतने का बताऊंगा, इतने का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट A इंटू K1 अपॉन D/2, पहले का, दूसरे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A K2 अपॉन D/2। ठीक, क्योंकि सीरीज में है, सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, दो कैपेसिटेंस अगर सीरीज में है तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हो जाता है C1 इंटू C2 अपॉन इन दोनों का एडिशन, कर लो एडिशन, एप्सिलॉन नॉट A K1 अपॉन D/2 प्लस एप्सिलॉन नॉट A K2 अपॉन D/2। ठीक, अब दो जो कॉमन है, कॉमन है इसमें से देखो, कॉमन इसमें से नीचे वाले से कॉमन क्या बनेगा भाई, अच्छा मैं यहाँ से अगर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेकर के यहाँ कटा दूँ, ये बन जाएगा, डिनोमिनेटर से D/2 निकाल के कटाऊंगा ये कट जाएगा, A1 A निकाल के कटाऊंगा तो एक कटेगा। ठीक है, अब बचेगा क्या आपके पास, नीचे ऊपर क्या बचेगा, इस वाले से K1, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A K2 अपॉन D/2, और यहाँ डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, ये K1 यहाँ से K2 यहाँ से, तो K1 प्लस K2 यहाँ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से निकाला जरा, ये आपके पास CT2 क्या आ जाएगा, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2, ये 2 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, क्यों हो गया भाई ना। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, CT1 अपॉन CT2 निकालो, तो CT1 अपॉन CT2 हो जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट A इंटू K1 प्लस K2 अपॉन 2D, और उसको रखेंगे K1 K2
एप्सिलॉन नॉट ए 2/d। ठीक, यहाँ से d कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट डी कैंसिल। ठीक है, ये टर्म चला जाएगा ऊपर, क्या आएगा K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 और 2 मिलकर 4 इंटू K1 K2, यहाँ पे 4 K1 K2। ये आपके पास CT1 अपॉन CT2 इक्वल्स टू K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 K1 K2। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। ठीक बच्चों, नोट कर लो इसे ना, नोट कर लो भाई से। अब देखो, अगर मैं K1 K2 की कोई न्यूमेरिक वैल्यू ले लूँ, जैसे मान लो K1 आपके पास 2 है, K2 आपके पास 3 है, तो यहाँ K1 और K2 कितना हो जाएगा, 2 और 3 5, 5 का स्क्वायर 25, ये 2 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3 6 6 टू 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 6 टू 12। ठीक, नहीं अरे एक्चुअली यहाँ 4 है ना, 4 लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 25/24 if K1 इक्वल्स टू 2, K2 इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये आया। अगर K1 वैल्यू 2 ले ले, K2 वैल्यू 3 ले ले, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, C1/C2 25/24। नोट करो भाई से, नोट करो फटाफट। किया, चलो भाई मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना इसको ना। चलो भाई, तो इस तरीके से आपका ये पूरा जो है, चलो चलो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई। ठीक है, एक डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे है मैक्सिमम चार्ज वाला क्वेश्चन था इस तरीके से कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन था ऐसे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड सेपरेशन between them is 3 separation between them is 1 mm can filled with a dielectric of strength 1.9 into
डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भाई उसका था 1.9 इंटू 10⁻⁷, ठीक है, वोल्ट। एक्चुअली मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, मेरे दिखेगा नहीं। 1.9 इंटू 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। कुछ पूछा क्या था कि हाउ मैक्सिमम चार्ज इट होल्ड विदाउट ब्रेक डाउन, ठीक है। ये एक्चुअली और भी था, विदाउट ब्रेक डाउन ऑफ कैपेसिटर, तो या विदाउट ब्रेक डाउन ऑफ सॉरी डायरेक्ट्रिक, ये था क्वेश्चन, आपको ये निकालना था ना। तो कैसे निकालोगे भाई, सोचो जरा, आप लोग अपने मन से एक बार ट्राई करो, फिर मैं कोशिश करता हूँ। हो जाएगा या करें फिर चले आगे भाई, ट्राई करो एक बार आप लोग खुद। क्वेश्चन क्या था कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, देखो इस तरीके से एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच इसका एरिया दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिस्टेंस इसके बीच का सेपरेशन दिया है 1 mm, ठीक है, और इसमें एक डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को फिल किया गया, ठीक है, जिसका जो कि होल्ड कर सकता है, विथस्टैंड कर सकता है 1.9 इंटू 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर, ठीक। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड ये होल्ड कर सकता है, स्ट्रेंथ इतना जो है रख सकता है बिना ब्रेकडाउन के। तो इस पे कितना चार्ज स्टोर किया जा सकता है? तो भाई चार्ज स्टोर करने के लिए आपको पता है कि V क्या होता है भाई, E इंटू डी, मतलब यही इसके बीच का सेपरेशन, ठीक। अब E क्या है, E एक्चुअली में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, और इंटू डी, क्यों ये है, और हमें देखो ये पता है कि भाई इसमें कुछ और छूट रहा है क्या, भाई देख लो एक बार। अच्छा, इसमें आपका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डायलेक्ट्रिक इसका देखो, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैं लिखा नहीं हूँ, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअली में कुछ ले लो आप, 5 ले लो, ठीक है, ये है। अब आपको निकालना है ये डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मैं वहाँ पे लिखा नहीं हूँ, लेकिन आप इसे जो है 5 ले लो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये निकालोगे क्या हो जाएगा आपको भाई, अब C इक्वल क्या होता है, और V इक्वल क्या हो जाएगा, Q/C, ठीक है। तो इतना इक्वल इतना क्या मैं लिख सकता हूँ, ये आपके पास Q/C इक्वल हो जाएगा सिग्मा, या यू बोलो, आप इसको छोड़ो, आपको आपके पास ये दोनों टर्म हैं, ठीक है, इन दोनों से आप जो है निकाल सकते हो। आपके पास यहाँ पे E है ना, और E इक्वल क्या है भाई, E0 ये क्या है K, ठीक, इसको भी रहने दो, E0/K है, तो E0/K इंटू डी, ठीक। E0 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू डी, और ये डी क्या है भाई, इसके क्रॉस डी की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू क्या है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू डी, क्लियर, ये है, ठीक है भाई। अब यहां से आप क्या करोगे कि
निकालना चाहो इस ई को इसके साथ इक्वेट करा दो, ठीक है। तो ये ई डी इक्वल टू क्या है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी, डी डी कैंसिल, यहाँ से आप क्यू निकालोगे तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई, ठीक है। वैल्यू पुट करो तो के की वैल्यू कितनी है 5, एप्सिलॉन नॉट की 8.6 10 पावर माइनस 12, ए आपके पास 100 दिया है, 100 मतलब क्या, और सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब इसको मीटर कन्वर्ट करोगे 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा। ई की वैल्यू कितना दिया गया है, इतना 1.9 10 टू द पावर 7, ठीक। तो ये कटाओ, इसको कटाओगे ये आपके पास 3 इसका और यहाँ आ जाएगा 9, 2 0 इसका, तो ये 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चे का क्या है यहाँ पे 5 8.6 इंटू 1.9 10 पावर माइनस 7, ये इतना आया कूलॉम, ठीक है। आप इसको भाई फर्दर सॉल्व करोगे, जो भी वैल्यू आएगा ये मेरी वैल्यू, इसको सॉल्व आउट कर लो, ठीक है। अब इसे लिख लो, आप इसे लिख लो, फिर हम लोग चले आगे। देखो अब क्वेश्चन आप लोग और प्रैक्टिस करो, जो होगा डाउट जो है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग जो है अगर मैसेज करोगे तो चलो भाई, ये रीच कर दूं मैं, आप लोग इसे लिख लो वीडियो पॉज करके। देखो अब क्या है कि अगर मैं बात करूं, एक टॉपिक था बचा हुआ कोरोना डिस्चार्ज, ये आता है कोरोना डिस्चार्ज में, आपके टॉपिक में है, इस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कोरोना डिस्चार्ज होता क्या है एक्चुअली। ध्यान दो कि जो कोरोना डिस्चार्ज होता है एक्चुअली में ऐसे समझो कि जो हमारे पास शार्प पॉइंट होते हैं, मान लो कि इस टाइप का, इसको रेगुलर शेप मानो भाई, इरेगुलर नहीं, ठीक है। ये आपके इंसुलेटेड हैं, ठीक है, ये आपका इंसुलेटेड है, ठीक। इस पे बेसिकली चार्ज है, ना। इस तरीके से क्या है कि इस पे चार्ज है। तो अगर मैं बात करूं, देखो ये एरिया, चूंकि ये जो फ्लैटन एरिया है इसके पास सरफेस एरिया बड़ा है, सरफेस एरिया बड़ा है तो यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी कम होगी। यहाँ पे सरफेस एरिया जो शार्प पॉइंट है, ये शार्प पॉइंट पे सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया अगर यहाँ कम है तो इस पॉइंट पे जो आपके पास फील्ड है, या यूँ बोलो इस यहाँ पे जो चार्ज की डेंसिटी है दैट इज मैक्सिमम। यहाँ पे जब चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग, देखो यहाँ पे अगर ये E1 है, यहाँ पे E2 है, तो आपको पता है कि भाई E2 इज ग्रेटर देन E1, क्यों, क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी ऑफ 2 इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ 1 ना। अब जब डेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम है, ध्यान दो जरा, जब ये डेंसिटी मैक्सिमम होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये क्या होगा कि अपने आसपास की जो एयर होगा उसको क्या करेगा, ये आयोनाइज कराएगा, ठीक है। आयोनाइज करेगा तो एयर को आयोनाइज कराने में भाई इसका ये पॉजिटिव चार्ज है इसको तो हमें कुछ ना कुछ लॉस कराना पड़ेगा। तो जो ये इसको जो हम लोग पॉजिटिव चार्ज को जब लॉस कराते हैं, यही इसी लॉस को हम लोग बोलते हैं कोरोना का डिस्चार्ज, ये कोरोना लॉस, ठीक है, ये टर्म है। तो इसको नोट कर लो भाई,
देखो ये नोट कर लो, द चार्ज एट शार्प पॉइंट have high density, so electric field is maximum at this point, which causes ionization of air and known as corona discharge। ठीक है, ये है कोरोना डिस्चार्ज। ठीक बच्चों, इसे नोट करो भाई। हो गया नोट? नोट कर लियो तो अभी इसे इरेज किया जाए। इसे आप लोग वीडियो पॉज करके नोट करो भाई। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चलो भाई। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम लोग वैन डी ग्राफ जनरेटर पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है। और वैन डी ग्राफ जनरेटर पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा उस पे वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, किस प्रिंसिपल वर्क करता है, उसको समझ लेते हैं। ठीक, तो एक हेडिंग छोटा सा है, आप उसे लिख लो, कलेक्टिंग एक्शन ऑफ हॉलो कंडक्टर। ठीक है, कलेक्टिंग एक्शन ऑफ चार्ज ऑन हॉलो कंडक्टर। ठीक है, कोई बात नहीं, किसका कलेक्शन होगा? कंडक्टर पे चार्ज का ही होगा। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली में है क्या, देखो जरा, आप एक स्फीयर लेते हो, सपोज करो ये आपके पास एक स्फीयर है, यहां से ये आपके पास एक दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हैं। ठीक है, इनका सेंटर सेम है, रेडियस इसका स्मॉल आर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, अब मैं अगर इस पे इस माध्यम के थ्रू, इस जो वायर लगा है इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू अगर मैं इस पे प्लस क्यू चार्ज दे रहा हूँ और जो आउटर स्फीयर है इस पे मैं कैपिटल क्यू चार्ज दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में, इनर और आउटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक, वो बताना है। उसके लिए आप क्या करोगे, देखो अगर मैं बात करूं कि आउटर सेल की, तो आउटर सेल पे आपको पता है कि हम चार्ज को अगर सेंटर पे प्लेस करते हैं तो चार्ज क्या होता है, हमेशा बाहरी सरफेस पे अपीयर होता है। तो इस सरफेस पे अगर मैं बात करूं आउटर सेल पे, यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहूँ क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, ये चार्ज प्लस ये चार्ज। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल आर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो जो इनर स्फीयर है, इस इनर स्फीयर पे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे टोटल चार्ज कितना होगा, तो उसके लिए पहले तो मैं अगर मैं इंडिविजुअली इस पे चार्ज देखूं, V@1, ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2। अगर मैं सरफेस 1 पे देखूंगा तो
इसकी वजह से इस पे कितना आएगा पोटेंशियल 1/4πε0 क्यू बाई स्मॉल आर, ठीक। और सरफेस 2 पे क्या हो जाएगा, अब देखो सरफेस 2 पे जो चार्ज होगा, आपको पता होना चाहिए कि सरफेस 2 पे जो चार्ज है ये इसके अंदर, चूंकि इस मेटल के अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा दैट इज क्या हो जाएगा 1/4πε0 कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर, ठीक है। चलो भाई, अगर अब मैं बात करूं कि इस सरफेस पे, इनर सरफेस पे, चूंकि ये V2 जो है, ये V2 ये इस ऊपर वाले आउटर स्फीयर के अंदर, इस सरफेस आउटर स्फीयर के सरफेस पे या इसके अंदर हर जगह कांस्टेंट है, सेम होगा। तो अगर मैं इस इनर सरफेस की बात करूं कि इनर सरफेस पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो V एट इस इनर सरफेस पे टोटल चार्ज आपके पास हो जाएगा इन दोनों का पोटेंशियल, मतलब कि 1/4πε0, ये आपके पास कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल क्यू बाई स्मॉल आर, ये टोटल इसमें जुड़ के आ जाएगा। ये आपका बना है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है भाई। अगर अब मैं बात करूं, चूंकि ये डिस्टेंस वोल्टेज क्या है, डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस कम होगा वोल्टेज बढ़ेगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा वोल्टेज कम होगा। तो यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये आपके पास वी आर माइनस वी कैपिटल आर हो, इसकी वैल्यू उठा के रखो यहाँ पे, कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल क्यू बाई स्मॉल आर माइनस वो वाला 1/4πε0 कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल क्यू बाई कैपिटल आर, ठीक है। यहाँ से ये कॉमन क्या क्या है भाई, 1/4πε0 ये कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल क्यू बाई स्मॉल आर, यहाँ माइनस कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल क्यू बाई कैपिटल आर, ये कैंसिल हुआ। यहाँ पे स्मॉल क्यू ऊपर कॉमन हो जाएगा, उसको मैं बाहर कर ले रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास 1/4πε0 क्यू ब्रैकेट में 1/r माइनस 1/ कैपिटल आर, ये आ जाएगा वी आर माइनस वी कैपिटल आर, इतना वोल्ट, ठीक है। नोट करो भाई से, ये आपका आप देगा इन दोनों आउटर और इनर सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर है। इसको नोट कर लो, नोट करो फिर आगे चलें। चलो भाई, नोट हो गया। देखो सेम प्रिंसिपल, ध्यान दो जरा, सेम प्रिंसिपल हमारा वैन डी ग्राफ जनरेटर पे भी अप्लाई होता है। हम ये जो पढ़े हैं ये एक्चुअली वैन डी ग्राफ जनरेटर के लिए ही पढ़े हुए हैं ना। हो गया भाई, चलो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। अब आपका देखो लास्ट टॉपिक एक और रह गया है इसी पे बेस्ड, वैन डी ग्राफ जनरेटर का। और वैन डी ग्राफ जनरेटर एक्चुअली में है थ्योरेटिकल पार्ट, उसमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है जो है न्यूमेरिकल टाइप का। तो मैं सोच रहा हूँ आप लोग वैन डी ग्राफ जनरेटर को कर लो खुद से, ठीक है। या जैसा कहोगे, अगर कहोगे तो मैं जो है यहाँ पे वापस से करा के एक वीडियो उस पर भेज दूँगा वैन डी ग्राफ जनरेटर पे ही बस, ठीक है। एक छोटा सा वीडियो बना के भेज दूँगा। बाकी अब हमें इस पे न्यूमेरिकल्स करने हैं,
जेईई पे बेस्ड और जो है आपका नीट पे बेस्ड, ओके। और एक वीडियो बनाऊंगा बोर्ड के बेस पे। तो ये चैप्टर पूरा आपका फिनिश हो जाएगा। और आप लोग जो है बच्चा लोग पढ़ाई करो भाई, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है, ताकि मैं भी थोड़ा सा अंदर से मजबूत हूँ। चलो ओके, आप लोग मन से पढ़ाई करो, ठीक है, चलो ओके।